बच्चों, स्टार एजुकेशन क्वांटिटेटिव फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव में वीओ सावर्त नियम के अनुप्रयोग से संबंधित क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। तो वीओ सावर्त नियम का पहला अनुप्रयोग जो सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो है वृत्ताकार कुंडली के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा उसके बारे में पढ़ना है। जैसे बच्चों ये वृत्ताकार कुंडली समझ लीजिए इसको, ठीक ना, इस प्रकार से। अब इससे धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके अक्ष, जैसे ये अक्ष हो गया, ठीक है, इसके अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का कितना परिमाण होगा उसके लिए सूत्र निकालना है, व्यंजक निकालना है, ठीक ना। तो और वो भी किस नियम के उपयोग के द्वारा निकालना है, तो वीओ सावर्त के नियम के द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले तो इसमें वीओ सावर्त का नियम जो बतलाया था, ये पिछले 2 क्लास से बतला रहे हैं आपको, वही लिखना है यहाँ पर, वही चीज को यहाँ पर लिख देना है शुरू में। तो आइए पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों। तो क्वेश्चन है कि वीओ सावर्त के नियम को लिखें। इस नियम का उपयोग कर एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय प्रेरण क्षेत्र, दोनों एक ही चीज है, उसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। तो सबसे पहले है बच्चों कि वीओ सावर्त के नियम को लिखना है, जो पहले भी बतला दिया था। आइए देखते हैं, फिर से देख लेते हैं उसको लिखने से पहले। देखिए एक धारावाहिक चालक है, ठीक ना, और इसका एक छोटा सा अल्पांश है, अल्पांशीय लंबाई है कितना, dl बताया था ना। लंबाई को छोटा में लिखने के लिए आगे d लगाते हैं। तो डिफरेंशियल सेगमेंट है ये लंबाई का छोटा सा, और इससे कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रहा है। तो जो धारा चालक से जाएगी वही धारा जो है ये स्मॉल सेगमेंट से होके जाएगा, मतलब धारावाही अल्पांश से होके जाएगा। अब ये छोटे से अल्पांश के कारण किसी बिंदु P पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा, इसी के लिए तो वीओ सावर्त का नियम है, जिसको इस प्रकार से लिखा जाता है। देखिए यहाँ पर जो P बिंदु पर इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा, इसके कारण जो होगा ना चुंबकीय क्षेत्र, वो चुंबकीय क्षेत्र 4 चीजों पर डिपेंड करती है। क्या क्या चीज पर डिपेंड करेगा बच्चों? ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इस अल्पांश से होकर गुजरने वाली धारा के समानुपाती, मतलब I के समानुपाती होगा। जितना तेज धारा बहेगी उतना ही चुंबकीय क्षेत्र वहां पर होगा। दूसरा है कि अल्पांश की लंबाई के समानुपाती होगा। अल्पांश की लंबाई जितना ज्यादा होगा P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण भी उतना ही ज्यादा होगा। तीसरा चीज है बच्चों कि ये जो देख रहे हैं dl और इसको P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच जो बनने वाला कोण है, इस कोण के जया, मतलब इस कोण के साइन थीटा के समानुपाती होता है, तथा इस अल्पांश और इस P बिंदु के बीच की दूरी जो है r है, उसका वर्ग का वृत्त का समानुपाती होता है। तो ये 4 चीज याद रखना है और सबों को आपस में मिला दीजिए। तो ऊपर में क्या हो जाएगा, आइडियल साइन थीटा, नीचे में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। यही चीज देखिए यहाँ पर लिखा है आइडियल साइन थीटा, नीचे में आर स्क्वायर। यही चीज याद रखना है। ये चीज यदि याद है तो आप स्टेटमेंट को लिख सकते हैं, नियम को लिख सकते हैं। किसी धारावाही अल्पांश dl के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र dv उस अल्पांश से प्रवाहित होने वाली धारा I, अल्पांश की लंबाई dl
तथा अल्पांश एवं उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण के ज्या मतलब साइन थीटा के समानुपाती तथा अल्पांश एवं उस बिंदु के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये बच्चों यहाँ पर लिख देना है। इस नियम को बियो-सावर्ट का नियम कहा जाता है या बियो-सावर्ट लाप्लास नियम भी कहा जाता है। इस नियम को याद करने में लाप्लास का भी सहयोग है, प्राप्त सहयोग है, इसलिए जो है इसे पूरा नाम बियो-सावर्ट लाप्लास नियम भी कहते हैं और शॉर्ट में बियो-सावर्ट का नियम भी कहा जाता है। तो इस नियम के तहत आपने ये सूत्र निकाला समानुपाती, ठीक है। समानुपाती को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक कांस्टेंट लाएंगे। तो ये चुंबकीय क्षेत्र का कांस्टेंट जो होता है बच्चों आपको बता दिया गया है कि μ0/4π ही लिखना है इसमें। यहाँ μ0 क्या होता है, निर्वात की चुंबकशीलता है जिसका मान कितना होता है 4π×10⁻⁷ हेनरी प्रति मीटर। ये μ0 को क्या कहते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। अंग्रेजी में परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम, ठीक ना बच्चों। तो यदि देखिए ये सूत्र कब लगेगा, जब ये जो धारवाही अल्पांश है और ये जो पी बिंदु है दोनों के बीच का माध्यम जो है वो हवा रहेगा। हवा नहीं रहेगा तो μ0 के बदले म्यू लगाना पड़ेगा, μ/4π। तब म्यू क्या होगा, माध्यम की चुंबकशीलता, ठीक ना। और म्यू बराबर होता है μ0 गुना μr। तो यहाँ उतना डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर यदि हम कोई कुंडली लेते हैं और किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं तो कुंडली और उस बिंदु के बीच का माध्यम तो हवा ही होगा, इसलिए सीधे सीधे आप इस सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये शॉर्ट में लिख देना है। डिटेल्स में यदि आपको जानकारी चाहिए तो बियो-सावर्ट के नियम के लिए वीडियो आपको भेजा था, तो उसको आप जो है देख सकते हैं, ठीक ना, वो आपके पास होगा। तो बच्चों सबसे पहले इस क्वेश्चन का ये पार्ट तो लिख देना है, तो आप लिख दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है अब एक वृत्ताकार कुंडली बनाना है, चित्र एक स्पेशल बनाना पड़ेगा और उस चित्र से चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक निकालना है, तो उसको समझना पड़ेगा। तो पहले इसको आप नोट कर लें, ठीक ना। इसको तो लिखना ही पड़ेगा परीक्षा में। हाँ, वो फोटो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक ना, केवल नियम लिख दीजिएगा, वो फोटो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग कुंडली बनाते हैं, आइए। तो बच्चों बियो-सावर्ट के नियम का ये पहला इक्वेशन जो नीचे लिखा था हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसमें जगह की थोड़ा जरूरत पड़ेगी कैलकुलेशन करने में, इसलिए जो है प्रश्न को यहाँ से हटा दिया है। तो प्रश्न तो यही था ना कि किसी धारावाही कुंडली के अक्ष के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालिए, उसका व्यंजक निकालिए। तो चलिए आइए देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे हम लोग। तो ये एक धारावाही कुंडली है बच्चों, उस कुंडली का नाम दे दिया क्या, AC। एक नाम यहाँ पर ये बिंदु दे दिया, यहाँ C बिंदु दे दिया, AC। ये देखिए जैसे ये आपका क्या है, एक कुंडली है ऐसा मान लेते हैं। तो एक धारावाही कुंडली है बच्चों, जैसे ये हमने कहा कि जैसे ये कुंडली है, ठीक ना। अब इसी कुंडली को इस प्रकार से क्या किया गया है, इसे घुमा दिया गया इस प्रकार से, ठीक है, ध्यान दे रहे हैं। और ये इसका केंद्र होगा, इस केंद्र से यहाँ पर ये अक्ष बनाया है, देखिए समझ में आई। आपको लग रहा होगा कि ये पूरा गोल क्यों नहीं बनाया, तो सामने से ऐसे होता तब ना गोल दिखता है, इसीलिए इसको बोर्ड पर लिखने के लिए क्या किया है, इस प्रकार से घुमा देना। तो अब ऐसे लिख सकते हैं। तो ऊपर हो गया A बिंदु और नीचे हो गया C बिंदु। अब इससे कितना धारा बह रही है, देखिए I धारा बह रही है और इसमें ढेर सारा नंबर ऑफ टर्न होगा बच्चों, होगा कि नहीं,
इसमें जो तार होगी, ऐसे तार निकालिएगा तो ढेर सारा क्या होगा, इसके अंदर ना होगा नंबर ऑफ टर्न, बहुत सारा नंबर ऑफ टर्न होगा। तो मान लिया कि ये जो कुंडली है इसमें तार के फेरों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ टर्न n है, ऐसा मान लेते हैं। और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं कुंडली का कितना है, तो r है, कुंडली की त्रिज्या को r मान लेते हैं। तो इधर भी तो एक त्रिज्या होगी कि नहीं, ये भी तो r ही होगा ना इतना दूर। चलिए ये भी ठीक है। अब बच्चों ऐसा है कि इसके कारण यहाँ देखिए ये अक्ष हुआ, यहाँ पर मान लेते हैं इसके केंद्र से P बिंदु की दूरी कितनी है, तो x है। तो इसके केंद्र से अक्ष पर x दूरी पर स्थित P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है बच्चों, इस पूरे कुंडली के कारण गणना करनी है। तो कैसे करेंगे, एक बैग तो नहीं कर सकते हैं हम लोग, वीओ सावर्ट का नियम लगाने वाले हैं। वीओ सावर्ट के नियम में आपने पढ़ा है कि एक छोटे से अल्पांश जो डीएल अल्पांश था उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र हम पी बिंदु पर निकाल सकते हैं। तो बच्चों एक छोटे से अल्पांश को यहाँ पर काट लेना है, यहाँ पर, ठीक ना। अब मान लेते हैं इस अल्पांश की लंबाई कितनी है, तो ये डीएल। अब ये देखिए, अब अल्पांश लेंगे कैसे बच्चों, तो देखिए यहाँ पर है ना, जैसे यहाँ पर ए बिंदु हुआ, तो यहाँ पर का ए बिंदु का एक छोटा सा क्या किया, अल्पांश ले लिया। अब इसकी लंबाई कितनी है, डीएल। अब इस अल्पांश का दिशा कैसे पता चलेगा बच्चों, तो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच देंगे, मान लीजिए यही है स्पर्श रेखा। तो बताइए ऐसे खींचते कि नहीं खींचते, तो बोर्ड पर दिखाने के लिए थोड़ा सा क्या किया, यही रेखा खींचा, ये वाला रेखा जो आप देख रहे हैं ना, यही रेखा खींचा। ये क्यों खींचा आपने, सवाल है क्यों खींचा। तो ये जो देख रहे हैं डीएल अल्पांश है ना, ये डीएल अल्पांश। अब ये तार इसी सीधा इसी दिशा में है, अल्पांश की दिशा। अब इसी के चारों बगल में चुंबकीय क्षेत्र होगा, नहीं होगा, इसी के चारों बगल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा, इस प्रकार से घूम रहा हो, ठीक। तो इसी की दिशा को, अल्पांश की दिशा दिखाने के लिए एक स्पर्श रेखा यहाँ पर क्या किया है, खींच दिया है। अब बताइए यहाँ भी तो ले सकते थे, एकदम ले सकते थे, तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं इस प्रकार से, ठीक है, ऐसा कर लीजिएगा। चलिए अब कर तो लिए, अब बताइए वीओ सावर्ट के नियम में अल्पांश से पी बिंदु की दूरी भी तो चाहिए, आपको याद होगा ना, इस प्रकार से हमने बताया था कि ये डीएल अल्पांश है, तो यहाँ की दूरी आर है, ये एंगल कितना है, थीटा है। तो डीएल अल्पांश और इसके बीच का एंगल तो थीटा हो ही गया ना, ये वाला, ठीक है। तो इसको मिलाइएगा यहाँ से अल्पांश से पी बिंदु, तो ये अल्पांश से क्या कीजिए, पी बिंदु को मिला दीजिए, और यही दूरी आपका क्या हो गया, ये दूरी आर हो गया। और ये देखिए ये जो डीएल अल्पांश की दिशा है बच्चों, इस प्रकार से देखिए, इसे ऐसा है ना, और यहाँ से इस प्रकार से। अब ये एंगल आपका जो है थीटा बनेगा, ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, ऐसे ये थीटा, ये वाला जो थीटा नहीं देते थे यहाँ पर, याद आ रहा आपको, यही एंगल थीटा है। मतलब अल्पांश से पी बिंदु को मिलाने वाली रेखा अल्पांश के साथ जो कोण बनाती है, तो अल्पांश से डीएल अल्पांश से पी बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है वो अल्पांश से कितना कोण बना रहा है, ये थीटा है। लेकिन बच्चों ये थीटा जो है ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री हो जाएगा, जरा इसको समझना है। देखिए यहाँ पर
ऐसे यही ना डीएल अल्पांश पर स्पर्श रेखा। अब बताइए यहाँ पर यदि स्पर्श रेखा है तो ये रेखा देखिए इस पर क्या होगा लंब, ये कितना कोण बन रहा है आप ही डिसाइड कीजिए ना, कितना बन रहा है। इस पर यदि लंब डालिए ऐसे बनाइएगा तो कितना हो रहा है कोण आप डिसाइड कीजिए। 90 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है ना। ठीक इसी प्रकार से नीचे भी मान लीजिए कि ये अल्पांश, ये लंबाई इसकी कितनी है तो ये डीएल है, ठीक है। अब इसको भी मिला दीजिए आप, मिला दिया तो ये भी तो आ रही होगा, और ये कोण जो बनेगा बच्चों ये वाला, ये थीटा एंगल, ये भी तो कितना होगा 90 डिग्री ही होगा ना। अरे यहाँ भी लेंगे ऐसे करके लेंगे स्पर्श रेखा इस प्रकार से, तो बताइए ये भी इस पर क्या होगा, ये जो एंगल बनेगा ऐसे करके ले जा रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है, बन रहा है। यही चीज को मेन समझना है इसमें, ये वाला बात समझ में आ गई तो समझिए कि आपका काम बन गया। समझ पा रहे हैं? फिर से देखिए आपको बताते हैं। एक धारावाही कुंडली है जिससे कितना धारा बह रहा है, आई धारा बह रहा है। इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना है तो n है, देखिए यहाँ पर लिखा है n टर्न है, ठीक। अब इसका ऊपर नीचे दो अल्पांश काट लिया, एक वो यहाँ पर दे दिया, नाम क्या है a दे दिया, और नीचे में एक अल्पांश c दे दिया, यहाँ पर c बिंदु दे दिया। अब एक अल्पांश को यहाँ पर क्या किया, काट लिया इस प्रकार से, ये अल्पांश है dl। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर धारा की दिशा किधर है, ऐसे होगी। धारा की दिशा दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींचना पड़ेगा। वही स्पर्श रेखा ये खींचा है, ऐसे करके ऐसे खींचा है ना। अब बताइए इसके अक्ष पर P बिंदु है, तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से इस प्रकार से रेखा खींचेंगे, ऐसे देखिए खींचे हैं, तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री है कि नहीं है, तो यही थीटा को हमने 90 डिग्री दिखाया है। नीचे भी कीजिएगा तो ये भी एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगी, इसी बात को तो समझना है। और केंद्र से P बिंदु की दूरी कितना माना, x माना। ये AP कितना है, r है। ये CP कितना है, छोटी r है। ये देखिए OC और OA ये त्रिज्या है बच्चों, ये कितना है तो बड़ी r है। ये सब तो आप लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इतना तो समझ में आया, लेकिन अभी पूरा काम हुआ नहीं है, अभी बहुत सारा काम जो है बच्चों बचा हुआ है। अब वो क्या काम बचा हुआ है अब उसको समझना है। अब देखिए क्या समझना है, क्या समझना है। अब ऐसा है बच्चों कि अभी हमने आपको बताया कि ऐसे स्पर्श रेखा ऐसे डाला था, अभी ऐसे करके यहाँ पर डीएल अल्पांश मान लीजिए काटे हैं इस प्रकार से, यहाँ पर डीएल अल्पांश काट लिया है, तो अल्पांश की दिशा इधर है, इधर धारा बह रही है। तो बताइए अल्पांश के चारों बगल में चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्योंकि यहाँ तार है, ये अल्पांश क्या है, तार का टुकड़ा है। अब इससे धारा बह रही है तो बियो सावर्ट के नियम से इसके चारों बगल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगी। तो बताइए ये तार है इस प्रकार से, यही ना कुंडली है आपका, ऐसे करके। अब इसके चारों बगल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगी कि नहीं होगी। यही अल्पांश जो है आपको जो दिख रहा है ऊपर में, इसके चारों बगल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा इस प्रकार से जो घूम रही हो। अब उसको दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे, तो देखिए आप इसको समझिए। देखिए ए बिंदु से ये जो अल्पांश है ऐसे करके इसके चारों बगल ये क्या होगा, अब ये बल रेखाएं घूमेगी बच्चों इस प्रकार से, घूमेगा ना ऐसे चारों बगल।
चुंबकीय क्षेत्र होगा। फिर यहां से एक लेंगे, तो ये भी तो डीएल अल्पांश है, नहीं समझ में आ रहा है? अरे भाई ये वाला है ना डीएल अल्पांश, ऐसे इसकी दिशा किधर है अल्पांश की, ऐसे है। तो बताइए इसके चारों बगल होगा कि नहीं होगा? होगा तो पी से गुजरेगा कि नहीं गुजरेगा? ऐसे गुजरेगा ना पी से। तो बताइए यहां से हम लोग कैसे लेंगे? ये हुआ कि नहीं? ऐसे करके ये चारों बगल घूमेगा, नहीं घूमेगा? तो चलिए इसको समझते हैं। अब आपको मालूम है ये क्या हुआ, बल रेखा का दिशा हुआ, ऐसे करके बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बतलाती है बच्चों, ठीक है? तो देखिए ये पहला वाला बल रेखा खींचे थे और ये वाला दूसरे वाला, ये नीचे वाला। तो आप बताइए पी बिंदु पर क्या कीजिए, एक स्पर्श रेखा खींच दीजिए इस प्रकार से। इस अल्पांश ए बिंदु पर स्थित अल्पांश के कारण यहाँ पर क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र आपको क्या हो गया, डीबी हो गया कि नहीं? अब ई वाला के कारण जो दूसरा खींचे हैं, यहां भी एक स्पर्श रेखा खींचिए। ये आपका क्या हो गया बच्चों, डीबी डैश मान लेते हैं। मानने पर है, कुछ भी मान सकते हैं, हालांकि दोनों का परिमाण बराबर होगा, हम लोग देखेंगे यहाँ पर। लेकिन यहाँ ए बिंदु पर स्थित अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र पी बिंदु पर इधर है, ये इसका नाम पी बिंदु। ये जो डीबी देख रहे हैं बच्चों, ये पी बिंदु पर ये चुंबकीय क्षेत्र, वो तो खाली सदिश दिशा है, और पी बिंदु पर इस अल्पांश के कारण नीचे में डीबी डैश। समझ में आ रहा है? देखिए फिर से ए बिंदु पर हमने कहा कि इस प्रकार का अल्पांश है ना, अल्पांश की दिशा, इसके चारों बगल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ऐसे घूमेगा ना, ये वाला देखिए पहला वाला ऐसे घूमेगा, बल रेखा घूम रहा है इधर, और बल रेखा पी बिंदु से गुजर रही है, तो यहाँ पर स्पर्श रेखा डालिएगा तभी तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाइए। उसी प्रकार ये जो डीएल अल्पांश है, इसके चारों बगल ये चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये बल रेखा है दूसरा नंबर वाला, तो वो भी पी बिंदु से जब गुजरेगा तो यहाँ पर स्पर्श रेखा डालिएगा, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र डीवी डैश की दिशा बतलाइए, ठीक है? अब बच्चों जो क्वेश्चन लिखते समय ये वाला बनाने की हमको जरूरत नहीं पड़ती है, ये केवल आपको समझाने के लिए हमने यहाँ पर बनाया था। तो ये वाला को आप नहीं भी बना सकते हैं, ठीक ना? ये वाले को आप नहीं बना सकते हैं, आपको केवल बताया कि ऐसे क्यों खींचते हैं। तो चलिए केवल आपको क्या करना है, पी बिंदु पर एक ऊपर की ओर ले लीजिए और एक नीचे की ओर ले लीजिए। उच्चाप केवल आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था, किसी भी किताब में वो नहीं रहता है, केवल यही सब रहता है। लेकिन आपको समझ में किताब से नहीं आएगी कि ये दरअसल ये तिरछा कहाँ से खींच दिया। तो आपको दिखाने के लिए केवल जो बल रेखाओं का जो चाप था ना, जो पी बिंदु से गुजर रही थी, उस पर बल रेखा के किसी बिंदु अर्थात पी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा डालिएगा, वही उस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को सूचित करेगा, और इसके कारण ये वाला सूचित
इतना तो सीख गए बच्चों। ये चीज सीखना, इस पूरे ये जो देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन भारी नहीं है, ये चित्र आपको भारी लगता है। इस चित्र में दो चीज सीखना है। एक यहाँ जो स्पर्श रेखा डाला जिसके कारण ये जो थीटा एंगल बना, ये 90 डिग्री कैसे हुआ, एक चीज सीखना है। यहाँ 90 डिग्री हुआ। दूसरा चीज सीखना है कि पी बिंदु पर जो दो चुंबकीय क्षेत्र हुआ, एक ए बिंदु के अल्पांश के कारण, एक सी बिंदु के अल्पांश के कारण, वो तिरछा क्यों हुआ। तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। अब बच्चों चुंबकीय क्षेत्र क्या है, एक सदिश राशि है, ठीक ना। सदिश को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो लंबवत घटकों में बांट सकते हैं। तो आइए पहले इसको बांटते हैं, ये वाला को लंबवत घटक में कैसे बांटेंगे, मैथमेटिक्स में आप पढ़ते हैं बच्चों। तो एक घटक इधर आ गया और एक घटक जो है इधर आ गया। तो देखिए इस सदिश को दो लंबवत घटक में हम लोगों ने बांट दिया है। मान लिया कि ये कुंडली द्वारा पी बिंदु पर बनने वाला कोण जो है कितना है, फाई है। कितना कोण है, तो फाई है। तो ये एंगल भी बच्चों आपका फाई ही हो जाएगा ज्यामिति से, ठीक ना। आप तो विद्वान आदमी हैं, तो ये समझ गए होंगे कि कैसे फाई हो गया, नहीं समझे। ये कितना है, 90 है ना जी, इस पर ये 90 है, तो ये थीटा है, ये फाई है, तो ये 90 माइनस फाई हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि ये कितना हो गया, 90 माइनस फाइव। अब बताइए ये भी 90 है कि नहीं है, स्पर्श रेखा ये वाला है, ये त्रिज्या है, तो त्रिज्या पर स्पर्श रेखा लंब होता है, या कह सकते हैं स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब होती है। तो ये वाला भी कोण क्या हो गया, 90 हो गया बच्चों। अब ये जब 90 हो गया तो इन दोनों कोणों को जोड़िए, 90 पुरता है कि नहीं पुरता है, एकदम पुर जाएगा। 90 माइनस 5 प्लस 5, 90 हुआ। तो ये 90 माइनस 5 है, तो ये वाला 5 होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। समझ में आई, करके देखिएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो दो घटक बांटा है, इसका नाम दे देते हैं। ये परपेंडिकुलर घटक है, डीबी का परपेंडिकुलर घटक। ये सिंबल दिया है लंबवत घटक का, और ये दिया है अक्ष के पैरेलल घटक का। तो यहां नाम दे देते हैं बच्चों, डीबी पैरेलल, अक्ष के पैरेलल, ठीक है। दो नाम दिया। आप चाहे तो इसको वेक्टर लगा के दिखा सकते हैं, या केवल परिमाण भी छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अब आपके मन में होगा तब ये जो डीबी डैश नीचे में है, तो ये भी तो सदिश होगा, ये भी तो चुंबकीय क्षेत्र है, तो इसको भी तो दो लंबवत घटक में बांट सकते हैं। हाँ इधर बांट सकते हैं, तो आइए इधर बांटते हैं इसको, ये वाले को। ये भी एंगल कितना होगा बच्चों, ये भी फाई होगा, ये दोनों साइमेट्रिकल एंगल होगा। ये देखिए ये आर है, तो ये भी आर है, तो ये आर वाला जो है त्रिज्या है, फाई कौन बना रहा है, तो ये भी तो आर वाला, ये भी तो फाई है बनाएगा ना, ठीक है। तो इसको भी आइए बांटते हैं। एक घटक ऐसे बांट दिया, और दूसरा घटक तो बच्चों इसी दिशा में आएगा, इसका भी ये फाई है, तो ये एंगल भी फाई हो जाएगा। अभी तो बताया आपको, जैसे ऊपर बताया वैसे नीचे होगा। अब यहाँ पर भी एक घटक आ जाएगा, डीबी डैश पैरेलल वाला, देखिए आ गया ना। और यहाँ कौन सा घटक आ जाएगा, डीबी परपेंडिकुलर, लेकिन ये डैश वाले का है, ये किसका है ना। तो देखिए 4 घटक आया, 1 2 और 2 को यहाँ पर, 4 घटक, पक्का पक्का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको जो है इन घटकों का, चारों जो घटक है इसका मान निकालना पड़ेगा बच्चों। अब उस मान को तो सीखना पड़ेगा कि कैसे हम निकालेंगे। तो चलिए आपको बताते हैं, सदिश का तो आपको नॉलेज होगा ही। अब देखिए ये सदिश जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ पर इस सदिश का समतुल्य सदिश यदि यहाँ पर खींच दिया जाए,
केवल आपको बताने के लिए बना रहे हैं, वैसे तो बनाता नहीं है किताब में। तो इसके समतुल्य सदिश यहाँ खींच दिए, तो जो इसका मान आएगा बच्चों, जो मान इसका निकलेगा उतना ही मान इसका भी हो जाएगा ना। ये दोनों मान क्या हो जाएगा, ये तो इसका मान सेम सेम हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका मान क्या है, ठीक ना। तो इसका मान निकालने के लिए बच्चों ये कोण है, तो कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब। ये हो गया क्या, लंब। कोण के सामने की भुजा लंब, तो ये कोण के सामने की भुजा क्या हो गई, लंब हो गई बच्चों। और ये वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। ये वाला क्या हो गया बच्चों, आधार हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, सब कुछ आपको मालूम हो गया है। चलिए अब हमको लंब चाहिए। कर्ण तो मालूम है कितना है, ये वाला तो dB है कि नहीं है dB। तो ये लंब चाहिए, तो कर्ण और लंब में संबंध कौन देता है, तो साइन देता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर इस समकोण त्रिभुज में साइन फाई बराबर लंब बटे कर्ण। तो बताइए साइन फाई बराबर लंब, लंब ई वाला है कि नहीं, ये लंब 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 लंब। ये देखिए जो इसका नाम होगा वही इस वेक्टर का भी नाम होगा, क्योंकि दोनों तो समतुल्य सदिश है। हमने कहा था इसी के समतुल्य खींचा है। समतुल्य सदिश किसको कहते हैं, ये ए है, तो ये भी ए होगा। दोनों की दिशा और दोनों का परिमाण यदि बराबर बराबर है तो दोनों सदिश को ए लिख सकते हैं। तो ये dB लिखा है, तो इसको भी dB लिखिएगा। तो बताइए लंब को हम लोग क्या लिखे हैं, dB पैरेलल लिखेंगे नहीं लिखेंगे, यही बोला। नीचे कर्ण क्या है, dB है परिमाण। तो परिमाण हम लोग निकाल रहे हैं, वेक्टर लगाने की यहाँ जरूरत नहीं है, हमको ये वाला चाहिए। इसलिए dB पैरेलल का मान क्या हो जाएगा, dB साइन फाई। देखिए आया। तो बच्चों हम लोगों ने ये वाला निकाल लिया है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, dB साइन फाई। देखिए इसका मान निकाल लिया। अब ई वाला का मान निकालेंगे, इसका ठीक। बताइए ये क्या है, ये तो आधार के तरफ है ना, है कि नहीं। तो जब आधार है तो आधार कर्ण पहले से मालूम है, तो आधार और कर्ण में संबंध कौन देगा, cos थीटा देगा। तो अब लिखते हैं, अब cos फाई। cos फाई बराबर क्या होगा, आधार बटे क्या होगा, कर्ण। तो cos फाई बराबर आधार, आधार का नाम क्या दिया है, dB परपेंडिकुलर, ठीक है। और कर्ण क्या है, ये dB है, तो हमको तो ये वाला चाहिए। तो dB परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा, dB cos फाई। देखिए होगा ये वाला है। तो dB परपेंडिकुलर जो है इसका बच्चों हम क्या नाम दे देंगे, dB cos फाई। तो देखिए इसका भी मान निकल गया और पैरेलल वाला का भी मान निकल गया। तो उसी प्रकार से इसका और इसका भी मान निकल जाएगा। तो ये दोनों में फर्क क्या है, केवल डैश का ना फर्क है। वहां dB में डैश नहीं लगा हुआ था, यहाँ डैश लगा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसमें डैश है, तो उसी प्रकार से सब चीज वही रहेगा। तो इसका मान क्या लिखेंगे, dB डैश और साइन फाई, ऐसे हो जाएगा बच्चों। और इसका मान क्या है बताइए, ये वाला का मान जो है कितना लिखेंगे, जैसे वो लिखे थे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, dB डैश cos फाई लिखेंगे ना, लिखेंगे। तो आप, हमको लगता है आप समझ पाए होंगे, ठीक ना। तो ये चीज जो है, चार चीज निकालना है। ये एक दो को यहाँ, चार को समझ में आ गई, यही भी दिक्कत है। देखिए हमने कहा कि यहाँ पर जो इसके वेक्टर के बदले यहाँ समतुल्य सदिश खींचा, तो इसका भी नाम क्या हो गया, ये भी dB पैरेलल नाम हो गया। कोण के सामने भुजा लंब होती है, इधर वाला आधार होता है, बड़ा वाला कर्ण हुआ।
अब इसमें देखिए हमको पहले लंब निकालना था, लंब निकालिएगा तभी तो ये वाला निकलेगा, ये वाला और ये वाला बराबर है ना, इसलिए लंब निकालना है। तो लंब और कर्ण में समान साइन फाई दिया, तो साइन फाई बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। लंब का नाम क्या देंगे, यही डीवी पैरेलल, डीवी पैरेलल बटे कर्ण का नाम क्या देंगे, डीवी। यहाँ से डीवी पैरेलल बराबर क्या हो गया, डीवी साइन फाई। ठीक, उसी प्रकार आधार निकालेंगे, कर्ण के साथ संबंध बैठाएंगे तो कॉस फाई लिखेंगे। कॉस फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का नाम क्या है बताइए, आधार का नाम डीवी परपेंडिकुलर है, तो डीवी परपेंडिकुलर बटे कर्ण, कर्ण का नाम क्या है डीवी, इसलिए डीवी परपेंडिकुलर बराबर क्या हो गया, डीवी कॉस फाई। इस प्रकार से दोनों घटकों का जो मान निकाला है, तो नीचे वाला जो डीवी डैश है, मेन सदिश जो डीवी डैश है, उसको भी दो लंबवत घटक में तोड़ दीजिएगा, और जैसे उसका नाम लिखा है खाली यहाँ पर क्या करना है, डैश लगा देना है। तो देखिए इसमें क्या फर्क है, उसमें केवल डैश का फर्क है, और इसमें क्या फर्क है, केवल डीवी डैश लगाया है। तो चारों घटक आपने निकालना सीख लिया ना, ठीक है। आप देखिए अब इसको घेर देते हैं आपके लिए, एक घटक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन घटक हो गया, ये चार घटक हो गया। तो अब आपने सीख लिया है ये घटकों का मान निकालना। अब जो जो बच्चों आपको दिखा है वो सबको यहाँ पर क्या कीजिएगा, सबका वर्णन कर देना, ठीक। तो आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। माना आर त्रिज्या वाले धारावाही वृत्ताकार कुंडली से प्रवाहित धारा बराबर आई। इसमें तार के फेरों की संख्या बराबर, तार के फेरों की संख्या लिख देना है बच्चों, n है, त्रिज्या तो लिख ही दिया है, ठीक है। और क्या लिखना है, और तो इधर तो वर्णन कर दिया है सब कुछ। अब लिखते हैं कुंडली के केंद्र O से अक्ष पर स्थित P बिंदु की दूरी कितनी है बच्चों, तो x है, यहां से यहां तक की दूरी ये कितना है, x लिख देना है, तथा कुंडली के A तथा C बिंदुओं पर स्थित dl लंबाई के धारावाही अल्पांश से P बिंदु की दूरी AP बराबर CP बराबर छोटी r। देखिए ध्यान दीजिए, उसमें लगाइए दिमाग, है ना। तो बच्चों ये दूरी भी डिफाइन कर दिया है हम लोगों ने। अब क्या बच रहा है, त्रिज्या भी डिफाइन हो गई, ये दूरी भी डिफाइन हो गया, x भी डिफाइन हो गया। अब ये एंगल को डिफाइन करेंगे, ठीक। A तथा C बिंदुओं पर
सी बिंदुओं के अल्पांश डीएल का एपी तथा सीपी रेखाओं के साथ बनने वाला कोण थीटा बराबर कितना होगा बच्चों? 90 डिग्री। यहां पर और यहां पर के कारण क्या कितना होगा? 90 डिग्री। अतः यहां पर लिखते हैं कि यदि ए तथा सी बिंदुओं के धारावाही अल्पांश के कारण पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्रमशः डीबी तथा डीबी डैश हो, तो समीकरण नंबर 1 से देखिए बच्चों, ए बिंदु पर जो अल्पांश है इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जो खींचा था वो कितना है? डीबी है, यही नहीं आपका डीबी। और सी बिंदु बला के कारण कितना है? डीबी डैश है। तो ये लिख दिया। तो समीकरण 1 में देखिए केवल क्या करना है? थीटा का मान 90 डिग्री रखना है। समीकरण नंबर 1 से ये जो डीबी लिखिए कि डीबी डैश लिखिए, दोनों का मान तो सेम ही होगा ना। ये लंबाई यही है, त्रिज्या यही है, धारा वही बह रही है दोनों में, तो उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र दोनों कारण बराबर ही होगा। तो यहाँ पर लिखना है, और क्या लिखना है यहाँ पर? μ0/4π। आई लिख देना है बच्चों, यहाँ पर dl लिख देना है, नीचे में क्या लिखना है? r² लिख देना है, समीकरण नंबर 2 लिख देना है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखना है? थीटा बराबर कितना है? 90 डिग्री। अतः साइन 90 बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 लिखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, तो ये लिख देना है। इतना तो समझ में आ गया? ठीक है। अब इतना समझ में आ गया बच्चों, तो अब हम लोग लिखेंगे कि डीबी को 2 लंबवत घटकों में बांटा गया, जिसका नाम ये है और मान ये है। ये लिखें। यहां पर लिखते हैं कि सदिश डीबी का 2 लंबवत घटक 2 लंबवत घटक डीबी परपेंडिकुलर तथा डीबी पैरेलल हो एवं डीबी डैश सदिश। आप चाहें तो यहां सदिश लगा भी सकते हैं, ऐसा ठीक ना, चाहें तो आप लगा भी सकते हैं। तो डीबी डैश का 2 लंबवत घटक डीबी परपेंडिकुलर डैश तथा डीबी, यहां पर भी वेक्टर लगा दीजिए, डीबी डैश पैरेलल हो, तो यदि चित्र में क्या ये कोण एंगल ए पी ओ बराबर एंगल सी पी ओ बराबर फाई हो, तो देखिए ये दोनों एंगल छूट रहा था, इसको भी यहां पर डिफाइन कर दिया। ऐसा हो तो इन घटक सदिशों का परिमाण, देखिए बच्चों इन घटक सदिशों का परिमाण अब लिखने जा रहे हैं। क्या क्या लिखेंगे? डीबी परपेंडिकुलर
फिर लिखेंगे डीबी पैरेलल, फिर लिखेंगे डीबी डैश वाला परपेंडिकुलर, फिर लिखेंगे डीबी डैश वाला पैरेलल। तो इन सबों का यहाँ पर बच्चों मान लिखेंगे। तो आइए देखते हैं क्या मान हम लोगों ने निकाला था, वही लिखेंगे। तो डीबी परपेंडिकुलर का मान कितना निकाला था, डीबी cos फाइव। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों डीबी cos फाइव, फाइव बढ़िया से लिख दीजिए ऐसे। अब डीबी पैरेलल वाला किधर गया, ये देखिए ये कितना मान निकाला था, डीबी साइन फाइव। तो ये भी लिख दिया बच्चों। अब ये वाला देखिए डीबी डैश वाला परपेंडिकुलर, यही ना है, ये लिखिए। ये हो गया डीबी डैश वाला cos फाइव, ऐसा लिख दिया। अब है डीबी डैश वाला पैरेलल, किधर गया जी, डीबी डैश वाला पैरेलल, ये देखिए ये वाला लिखना है। तो ये हो जाएगा डीबी डैश वाला साइन फाइव। सब कुछ लिख दिया है बच्चों, ऐसे लिख देना है जैसा वहां से निकालना था, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए डीबी का मान कितना है, ये देखिए डीबी ये वाला, इसको लिखना है, डीबी के बदले लिखना है। तो कितना हो जाएगा, म्यू 0/4 आई डी एल बटे क्या हो गया आर स्क्वायर। ये तो केवल डीबी का हो गया, और एक चीज और क्या है, cos फाइव है। तो यहाँ पर लिख देंगे बच्चों यहाँ cos फाइव, ठीक। इसको कुछ समीकरण मान लेते हैं, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब इसका डीबी का मान भी यही लिखना है, म्यू 0/4 आई डी एल बाय आर स्क्वायर आई इंटू क्या लिखेंगे यहाँ पर साइन फाइव लिखेंगे। ये समीकरण नंबर क्या हो गया 4। डीबी डैश का भी तो उतने मान है, ये यहाँ क्या लिखेंगे, म्यू 0/4 आई डी एल बाय आर स्क्वायर, ये क्या है cos फाइव। समीकरण नंबर 5 हो गया। अब डीबी डैश का भी वही मान है, म्यू 0/4 इंटू आई डी एल बाय आर स्क्वायर इंटू क्या है साइन फाइव। समीकरण नंबर क्या हो गया 6। तो सबों का मान निकाल के हम लोगों ने लिख दिया है बच्चों। आपको भी ऐसा ही लिखना है जैसा हमने आपको बताया है, ऐसा लिख देना है। और ये लिखने के बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक चीज ध्यान दीजिए, ये वाला घटक और ये वाला घटक, ये दोनों सदिश जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है कि नहीं है, डीबी परपेंडिकुलर डीबी डैश परपेंडिकुलर। आइए देखते हैं, डीबी परपेंडिकुलर और डीबी डैश वाला परपेंडिकुलर दोनों दिशा में क्या है विपरीत। लेकिन ध्यान दीजिए बच्चों कि जितना मान उसका आ रहा है उतना ही मान तो इसका भी आ रहा है। मिलाइए तो दोनों का, ये दोनों मिलाइए, ये वाला और ये वाला, है कि नहीं। तो दो सदिश की दिशा विपरीत हो और परिमाण बराबर हो तो वो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निष्फल कर देते हैं। इस प्रकार से ये दोनों सदिश जो है बच्चों, इस दोनों सदिशों के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में है और दोनों का परिमाण आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर आ रहा है। इस चीज को यहाँ पर लिखना है बच्चों, इस चीज को यहाँ लिखेंगे कि चूंकि समीकरण नंबर 3 तथा 5 से स्पष्ट है कि डीबी परपेंडिकुलर तथा डीबी डैश वाला परपेंडिकुलर, आप वेक्टर भी लगा के दिखा सकते हैं, ये दोनों का परिमाण आपस में बराबर किंतु दिशा में
ऐसा लिख सकते हैं बच्चों कि अतः इन दोनों का प्रभाव, अतः इन दोनों का प्रभाव P बिंदु पर एक दूसरे से निष्फल हो जाएगा, एक दूसरे से निष्फल हो जाएगा। देखिए तो ये लिख देना है कि ये दोनों का प्रभाव एक दूसरे पर क्या हो गया, इस दोनों का प्रभाव एक दूसरे के कारण निष्फल हो जाएगा P बिंदु पर। तो अब जो भी हो गया बच्चों, तो ये 4 और ये 6, यही दो इक्वेशन बचा है। अब इसी से निकालना है हमको, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो आइए देखते हैं, इसको निकालते हैं हम। तो शुरू करते हैं बच्चों कि अतः देखिए ये और ये बच रहा है, ये दोनों तो खत्म हो गया बच्चों, ये वाला अब बच रहा है ये। तो डीबी पैरेलल और डीबी डैश पैरेलल दोनों तो डीएल अल्पांश के ही कारण है ना। तो कोई एक को ले लीजिए। अतः P बिंदु पर डीएल अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, डीबी लिखिए, ये देखिए डीबी पैरेलल वाला लिखिए चाहे डीबी डैश पैरेलल वाला लिखिए, मान तो सेम ही है। क्या है, μ0/4 I dl बाय r स्क्वायर इंटू साइन था। आ गया बच्चों, इसको करेंगे 7 नंबर। तो बताइए ये dl अल्पांश के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र आ गया है कि नहीं। इस कुंडली के dl अल्पांश के कारण इतना चुंबकीय क्षेत्र है, चाहे नीचे वाला dl या ऊपर वाला dl। तो पूरा जो एक फेरा है कुंडली का, उसके कारण, एक फेरा के कारण पहले निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र P बिंदु पर कितना होगा, और उसके बाद एक फेरा के कारण निकालेंगे। तो एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा पहले वो निकालते हैं, ठीक। अतः कुंडली के एक फेरे के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, समीकरण नंबर 7 से, इससे तो बताइए कैसे निकालेंगे। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा ना, ऐसे करके इसको कीजिए चाहे इसको कीजिए, जिसका मर्जी हो उसका कर लीजिए, दोनों तो बराबर ही है। बराबर जो कांस्टेंट होगा बच्चों, कांस्टेंट को इंटीग्रल के बाहर लगाना। तो ये देखिए μ0/4 I बटे r स्क्वायर इंटू लगाया साइन फाई, और ये dl जो है लंबाई, इसी को तो इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक, 0 से लेके एक फेरा पूरा। देखिए यही है, केवल dl जो इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, या dl 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 ढेर सारा dl मिलेगा, तब ना ये पूरा एक फेरे के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो पूरा एक फेरा 0 से लेके, 0 से स्टार्ट करें तो पूरा परिधि
पूरा सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, पूरा इसका पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, वो कितना हो जाएगा, 0 से लेके पूरा परिधि की लंबाई कितना होता है 2 पाई आर। तो 0 से लेके 2 पाई आर पूरी लंबाई से इसको क्या कीजिएगा, इंटीग्रेट कर दीजिएगा, तो पूरा लंबाई अर्थात पूरा कुंडली के एक फेरे के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र निकल आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग। तो इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, ये तो P बिंदु चुंबकीय क्षेत्र को भी मान लेते हैं, इंटीग्रल इसका टोटल ऐसा भी मान सकते हैं, या आपका मर्जी, ठीक है। अब ये लिखेंगे म्यू 0 बाय क्या लिखेंगे 4 पाई आई बाय क्या हो गया आर स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया साइन पाई, और dl का बच्चों इंटीग्रल क्या हो जाएगा l हो जाएगा। ऐसे कहां से 0 से लेके 2 पाई r होगा कि नहीं, 0 से लेके 2 पाई r। तो अब जो है ये क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा म्यू 0 बाय 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे साइन फाई, और हायर लिमिट लगाएंगे, एल का मान देंगे 2 पाई आर, घटाओ 0 लगाएंगे, तो इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा 2 पाई आर ही होगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 पाई आर। इसको समीकरण कुछ बना लेते हैं, समीकरण नंबर हो गया 8, ठीक है, ठीक है ना, कोई परेशानी है नहीं ना। अब बच्चों इसमें थोड़ा सा ज्यामिति लगा के साइन फाई वगैरह का मान, आर का मान यहाँ से निकाल के इसमें डाल देना है, बस काम हो जाएगा। अब कैसे कैसे होगा बच्चों, अब वो तो देखना पड़ेगा। आइए देखते हैं, सीखते हैं। यहाँ पर देखिए ये वाला से समकोण त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज AOP में बताइए, यदि आप साइन फाई लेते हैं, इसमें साइन फाई लीजिएगा, साइन फाई लीजिएगा तो कोण के सामने भुजा लंब, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, कर्ण कितना है आर है, देखिए हुआ कि नहीं हुआ, साइन फाई का मान ये, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए तथा इसी समकोण त्रिभुज में देखिए ये कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार का क्या है एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, एकदम होगा। एवं इसको यदि r कर दें तो ये रूट लिखिएगा ना, तो ये आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर क्या दीजिएगा हाफ, होगा कि नहीं होगा। देखिए रूट को ही तो हाफ लिखते हैं ना, पावर रूट को। अब इस दोनों का जरूरत पड़ेगा, आइए देखते हैं मान यहाँ पर रखते हैं। समीकरण नंबर कौन सा है 8 है ना, समीकरण नंबर 8 से ये वाला से देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे B बराबर म्यू 0 बाय 4 पाई आई बटे आर स्क्वायर, देखिए चलिए आर स्क्वायर लिख देते, ये साइन फाई है, साइन फाई का मान कितना है देखिए तो आर बाय आर है, ठीक है। म्यू 0 4 पाई आई बाय आर स्क्वायर, साइन फाई का मान कितना है, साइन फाई का आर बाय आर, तो इसका लिख दिया आर बाय आर, तो आई ये वाला क्या है 2 पाई आर, देखिए सभी मानों को लिख दिया बच्चों। अब ये 2 पाई से ये 2 से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो B बराबर हो गया है म्यू 0 आई आर, और आर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, अब बटे आर स्क्वायर, और ये 2 बचा हुआ है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर क्यू को कैसे लिखते हैं बच्चों आर स्क्वायर इंटू आर, ऐसे लिखेंगे। तो देखिए B बराबर हो गया है
म्यू जीरो आई आर स्क्वायर बाय 2। आर स्क्वायर का मान कितना लिखा है, ये देखिए ये वाला क्या लिखा हुआ है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। और ये छोटी आर जो है इसका मान देखिए कितना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना हो गया। हाँ देखिए आशा है बच्चों समझ रहे होंगे आप। चलिए ठीक है, अब यहां पर देखिए कि बी लिख दिया, म्यू जीरो आई आर स्क्वायर भी लिख दिया, नीचे में बच्चों 2 लिख दिया। अब देखिए इस पर नहीं कुछ तो एक पावर तो है ना, है कि नहीं है, इस पर हाफ पावर है, तो एक पावर प्लस हाफ पावर कितना पावर, 3/2 पावर। तो यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये वाला पर पावर कितना हो गया 3/2। ये देखिए तो हम लोग का ये समीकरण नंबर कितना हो गया 9। लेकिन बच्चों ये हम लोगों ने कितना फेरे के कारण निकाला है, 1 फेरे के कारण। लेकिन इस कुंडली में कितना फेरा है, n फेरा। अतः कुंडली के n फेरे के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र जो B हो जाएगा बच्चों म्यू जीरो, केवल क्या करना है, 1 फेरा के कारण इतना है तो n फेरा के कारण कितना होता है, n से गुना हो जाएगा। तो म्यू जीरो n आई आर स्क्वायर, अब बटे क्या हो जाएगा नीचे में 2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर कितना हो जाएगा 3/2। वाह वाह वाह, तो देखिए इतना आ चुका है बच्चों, यही वाला मेन समीकरण है जिसे हम लोगों को निकालना था, तो हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक ना। अब इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ था, कुछ कंडीशन भी आ सकता है कि जैसे ये P बिंदु इतना दूर न होके P बिंदु यहीं होता, केंद्र पर होता, तब कुंडली के केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों, ये पूछता है ऑब्जेक्टिव में, समझे ना, ये ऑब्जेक्टिव में बिहार बोर्ड में पूछता है कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, बता दीजिए बता दीजिए बता दीजिए। और ऑब्जेक्टिव जो है आपकी किताब का पहला नंबर यही है, तो आइए सीखते हैं। विशेष स्थिति पहला नंबर, P बिंदु कुंडली के केंद्र पर हो तो क्या होगा बच्चों, बताइए कि ये P बिंदु नजदीक आ रहा है तो ये x तो 0 हो जाएगा ना, जब ये x धीरे धीरे घटेगा P बिंदु को इधर लाइएगा तो और यहाँ पहुंच जाएगा तो x क्या हो जाएगा 0। तो वो तो समीकरण नंबर जो 10 है उसमें x बराबर क्या हो जाएगा 0। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा बच्चों, आप बोलिए बोलिए बोलिए, B बराबर हो जाएगा म्यू जीरो n आई आर स्क्वायर बटे 2। ये देखिए ये वाला तो 0 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा आर स्क्वायर और ये तो खत्म हो गया, ये हो जाएगा 3/2। तो बताइए ये 2 इस 2 से क्या होगा, कैंसिल होगा कि नहीं होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताइए अब कितना पावर बच गया, r पर 3 पावर बच गया है ना, r पर 3 पावर और ऊपर में 2 पावर है, ठीक। नहीं समझ रहे तो एक स्टेप और रखने दीजिए, यहाँ पर हो गया एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा म्यू जीरो n आई
दैट इज बी बराबर हो गया म्यू 0 एन आई बाय 2r। ये देखिए या पूरा लिख देते हैं बच्चों। इसलिए कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर म्यू 0 एन आई बाय 2r। ये देखिए ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा इसको। दूसरा नंबर है कि P बिंदु अनंत दूरी पर हो अर्थात x बराबर अनंत। तो समीकरण नंबर 10 से बच्चों यदि x अनंत हो जाए तो अनंत ये P बिंदु अनंत हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा अनंत, और x अनंत हो जाए तो अनंत का स्क्वायर अनंत, अनंत में कुछ जोड़िएगा तो अनंत, अनंत पर पावर अनंत, अनंत में 2 गुना कीजिएगा और अनंत, तो अनंत से भाग दीजिएगा तो इसका हालत पतला हो जाएगा। मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा तब अनंत पर B बराबर क्या हो जाएगा 0 नहीं हो जाएगा। अनंत से भाग दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। अतः कुंडली से अनंत दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर 0 होता है। वाह बच्चों, तो इतना ही लिखना था। तो बच्चों इसको आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिखने के लिए। हमने इसीलिए इसको बहुत स्लो मोशन में बतलाया है और आपको कई बार इस वीडियो को देखना होगा बच्चों, तब इसको आप क्या करेंगे हल कर पाएंगे। पहला चित्र देखिए, इसमें क्या क्या चीज जो ट्रिक था। पहला था कि ये थीटा 90 डिग्री आया कैसे, उसको सीखना है, इस पर फोकस करना है। दूसरा चीज सीखना है कि यहाँ पर 2 तिरछा घटक जो है चुंबकीय क्षेत्र का, ये dl अल्पांश के कारण ई वाला और ई dl अल्पांश के कारण ई वाला आया था। आपने देखा था कैसे कैसे बताया था मैंने। फिर इसका 2 घटक यहाँ पर आ गया और इस सदिश का 2 घटक इधर आ गया, तो 2 और 2 4 हो गया। चारों का मान हमने आपको लिख के बताया था कि कैसे कैसे इसको निकालते हैं बच्चों। तो इसलिए बार बार आपको क्या करना होगा, वीडियो को देखना पड़ेगा। ये पहले पूछा है बोर्ड में, ऐसा नहीं है कि हम ऐसे फालतू बतला रहे हैं, ये पहले पूछता था ये बोर्ड में, ठीक ना। तो इसलिए जो है ये आपके सिलेबस में है, क्योंकि बियो-सावर्ट नियम का 3 अनुप्रयोग है। एक सीधा धारावाही चालक वाला जो इससे पहले बताया, वो तो और ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये कुंडली वाला है। और इसके बाद एक और आएगा जो परिनालिका के कारण है, सोलेनॉइड के कारण। परिनालिका भी तो आपको बताया ही था पिछले वीडियो में, ठीक ना। तो जब तक आप पढ़िएगा नहीं तब तक सीखिएगा कैसे। ये फिजिक्स है, इसी को फिजिक्स बोलते हैं। बहुत बच्चे तो लगता है कि वीडियो जो भेजते हैं व्हाट्सएप पर, उसका लिंक भी टच करने में उसको डर लगता है, कहीं फिजिक्स है कहीं करंट में मारते हैं, बेहोश में हो जाए उसको छूने के बाद। छूना भी पाप है। और साइंटिस्ट बनने चले थे, याद है कि मैट्रिक पास किए, 11 में आए, उसके बाद लगा कि साइंटिस्ट बनिए के रहेंगे, हम साइंस से लेंगे। अब साइंस सामने है तो आप उससे भाग रहे हैं, उसको छूना भी नहीं चाहते हैं, करंट मार देगा, बेहोश हो जाइएगा। अजीब हालत है। अब क्या बोल रहे हैं, आप तो मेरे सामने है नहीं तो बहुत कुछ बोलते हैं। चलिए, तो हमने कहा कि ये 4 घटक जो आप डिसाइड निकालिएगा ज्यामिति से, उसी को यहाँ पर क्या करना है, लिखना है। सजा के कैसे लिखा था इसके लिए भी आप बैठ जाके वीडियो को बार बार देखिएगा। और इसमें से 2 घटक क्या हुआ था, निष्फल हो गया था बच्चों, ये दोनों हुआ था कि नहीं। तो 2 को छोड़ दिया, 2 को पकड़ लिया, लेकिन ये दोनों भी आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों निष्फल नहीं होगा, इसलिए कि दोनों की दिशा dv पैरेलल और dv डैश, ये दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा में है। तो एक दिशा में सदिश थोड़े निष्फल होता है, विपरीत दिशा में निष्फल होता है।
इसलिए जो है ये दोनों का मान बराबर था, लिख दिया। लेकिन ये DL/5 के कारण था। अब DL/5 के कारण निकाल लिए तो पूरा एक फेरा के कारण, एक फेरा का कितना लंबाई होता है 2πr। तो इसको क्या करेंगे, DL जो था यहाँ इंटीग्रेट कर देना है निकाल के। तो यहाँ DL को खाली इंटीग्रेट कर दिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2πr तक। तो बताइए इसको इंटीग्रेट किए तो यही ना 2πr। अब जो है यहाँ पर साइन फाई का मान ज्यामिति से निकाल लिए और छोटकी आर का भी मान ज्यामिति से निकाल लिए और सबों का मान निकाल के इसमें रख दिए। रखने के बाद निकल गया एक फेरा के कारण, और एक फेरा था कुंडली में तो n से गुना कर दिए, बस ये वाला फट से आ गया। ये देखिए यही तो निकालना था, μ0 r² प्लस x² पर पावर 3/2। और उसके बाद विशेष स्थिति है, पूछेगा तो लिख देंगे, कोई बड़ी स्थिति थोड़ा है कि ये P बिंदु केंद्र पर होगा तो x 0 कर लेना, इसी में x बराबर 0 करते ही ये वाला आ जाएगा सूत्र μ0 ni/2r। ये समझिए ऑब्जेक्टिव ओम पूछता है और इससे हिसाब ऑब्जेक्टिव वाला पूछ देता है, तो सूत्र याद तो रखने ना होगा आपको। और एक कंडीशन और था कि यदि P बिंदु अनंत पर हो तो x बराबर अनंत रखेंगे तो नीचे पूरा अनंत हो जाएगा, अनंत से भाग दीजिएगा P 0 हो जाएगा। तो देखिए बहुत भारी नहीं है, उसको दिमाग में बैठाइएगा स्टेप बाय स्टेप। इसी को तो फिजिक्स कहते हैं। साइंटिस्ट बनने के लिए तो पढ़ना ही पड़ेगा ना। चलिए, हमको आशा है बच्चों कि आप मेरी बात मानिएगा और इसको बार बार जरूर देखिएगा। अब देखिए हमारे पास तो है नहीं जो बॉडी लैंग्वेज से आपको बार बार समझाए, तो जितना बन सका यहाँ पर तो हमने आपको भरसक समझाने का कोशिश किया है। तो आप इसको जो है बार बार, लेकिन इसको देखिएगा तब समझ। जो ज्यादा बदमाश क्वेश्चन लगे उसको आप बार बार देखिए तब समझ में आए, और अपने से लिखिए कि हमसे होता है या नहीं होता। आप जितनी बार लिखिएगा उतना ही हल्का होते जाएगा। जहां आप फंसिएगा कोई स्टेप में तब न सोचिएगा कि हाँ यहाँ के बाद क्या होता है, उसके बाद फिर से वीडियो देख लीजिएगा कि यहाँ के बाद कैसे हुआ। इसी प्रकार आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक, तो मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन लेके। वो परिनालिका, रियो सावर्ट के नियम के कारण, धारावाहिक परिनालिका के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र कितना मान होगा, वो तीसरा अनुप्रयोग है। ठीक, तो उसको लेकर हम मिलते हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसको आप जरूर से जरूर नोट करें, पढ़ें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है।